ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस एनसीईआरटी क्लास 12th का। उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो है जो एक्सरसाइज 3.1 को लेके है। बात करें मैट्राइसेस, एक्चुअली मैट्राइसेस एक पूरा का पूरा ये कंसेप्ट है और जो चैप्टर नंबर 3 है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आज करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को लेके कि भाई जो मैट्राइसेस है क्या एक्चुअली। जो मैट्राइसेस है एक्चुअली ये क्या है, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है एक्चुअली। तो जनरली आज हम बात करते हैं कि भाई मैट्रिक्स क्या है, राइट। मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन की हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर। सो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, राइट। नंबर्स भी कैसे होंगे, रियल नंबर्स हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट, राइट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, राइट। नंबर में रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। सो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन, राइट। function so is known as matrix, right. Function, yes. so हमको क्या काम करना है, अरेंजमेंट करना है नंबर्स का। रेक्टेंगुलरली वो अरेंज होंगे, नंबर रियल हो सकते हैं, नंबर कोई भी कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी हमारे पास क्या हो सकता है, फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, राइट। तो अब एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ कि A इज इक्वल टू एक कोई भी मैट्रिक्स, मानो मैं इस तरीके से, ये जो है ना जनरली हम छोटी क्लासेस में पढ़े हैं कि भाई ये एक सिंबल हम जनरली यूज करते थे, ब्रैकेट को यूज करते थे। तो यही ब्रैकेट क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर कुछ भी आप लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एक मैट्रिक्स कहलाएगी। और उसको लिखना आपको किस तरीके से, लेट से ऐसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसके अंदर जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, राइट, दे आर नोन एज एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो कोई भी मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज हम लिखते हैं, दे आर नोन एज एलिमेंट्स, राइट। ओके, अब इसमें और भी दूसरी चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखो यहाँ पे जो ये हमारे जो हॉरिजेंटल जो वैल्यूज रखी हुई है, हॉरिजेंटल जो वैल्यूज हमारी हैं, इसको जनरली हम बोलते हैं क्या, रो, इसको हम बोलते हैं। जो हॉरिजेंटल जो वैल्यूज हैं इनको हम क्या कहते हैं, हमेशा रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल है, वर्टिकल वाले को हम बोलते हैं हमेशा कॉलम। वर्टिकल वालों को हम हमेशा क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख दें कि जो रो होगा, रो को हम कैसे पढ़ेंगे, हॉरिजेंटल। जो हॉरिजेंटल वैल्यूज हैं, या फिर इस वैल्यूज की जगह क्या लिख दें कि हॉरिजेंटल जो लाइन है, ऐसा लिख दें। चलो, हॉरिजेंटल जो लाइन है वो क्या होंगी, हमारी रो होंगी। और जो कॉलम होंगी, जो कॉलम होंगी, कॉलम क्या होंगे हमारे पास, जो वर्टिकल लाइन है, राइट। जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, कॉलम कहलाएंगे, राइट। जो रो है, रो को बच्चों हम जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा किससे, n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो a को हम जनरली ऐसे बोलेंगे, a इज अ मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख सकते हैं ये कैसा है, अरेंजमेंट इस तरीके का है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ क्या है इसके अंदर, एलिमेंट्स हैं। और ध्यान रखें बच्चे, इसके अंदर कोमा नहीं लगाना होता है, राइट। कोमा यहाँ पे नहीं लगाना होता है कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा इसमें यूज हमको करना नहीं होता। जो हमारी जो हॉरिजेंटल वाली जो लाइन है, हॉरिजेंटल वाली जो लाइन है उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, रो उसको बोलेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा रो को हम क्या बोलेंगे जनरली, जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको जनरली हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रो बोलेंगे। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल वाली जो लाइन है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, राइट। और रो को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली किससे, हम m से, और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑर्डर, राइट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको कैसे पता करना है, राइट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिखा। अब मुझे इसमें पता करना है कि भाई ये मेरा जो ऑर्डर है, ऑर्डर मेरा क्या है, राइट। ऑर्डर को जनरली जब भी हम लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब भी लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है कैसे बच्चों, m क्रॉस n, m क्रॉस n। और जो इसको रीड करते हैं वो क्या रीड करते हैं, m बाय n। इसको जब हम रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, m बाय n। मतलब शुरुआत में हमको क्या लिखना होता है, रो लिखना होता है कि हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं, और उसके बाद हमको क्या लिखना होता है, कॉलम हमको लिखना होता है कि हमारी मैट्रिक्स के अंदर कितनी कॉलम है। तो चेक करो, रो चेक करते हैं। तो देखो ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, और ये कितनी रो हो गई, तीसरी रो हमारे पास हो गई। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रो हैं वो कितनी हमारे पास है बच्चों, 3 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रो है। कॉलम चेक करते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। देखो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये हो गई हमारे पास कौन सी, थर्ड कॉलम। मतलब हमारे पास कॉलम भी कितनी है, थर्ड है। मतलब क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। दैट मींस ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 3/3 का इसका क्या हो गया यहाँ पे ऑर्डर हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम पता कर सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे और मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं कि जिसमें हम चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। चलो मैं एक और लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए। अब हमको इसमें चेक करना है कि भाई इसका ऑर्डर क्या होगा, राइट। जब भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो बच्चों इस मैट्रिक्स के यहाँ पे नीचे हम लिखते हैं यहाँ पे, राइट, m/n करके हम उसको लिखते हैं। चलिए तो इसमें चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रो हैं, 1 2, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है बच्चों, 2 है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितनी है, 1 2 3, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब बच्चों इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/3 का इसका क्या हो गया यहाँ पे ऑर्डर हो गया, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें और आप समझ सकें। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और उसमें कुछ इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, राइट, 1 2 3। तो इसमें हमको चेक करना है कि भाई हमारे पास इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, राइट। तो चेक करेंगे रो कितनी है, 1 2 एंड 3 मेरे पास रो है। तो रो कितनी हो गई बच्चों, 3 होगी। और कॉलम कितनी मेरे पास है, एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 3/1 का हो गया इसका हमारे पास ऑर्डर हो गया, राइट। दूसरा कोई एक और एग्जांपल ले लो जिसमें हम ऑर्डर समझ सकें। मान लो A = हो गया हमारे पास 1 2 3, राइट। ये हमारे पास मान लो कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में हमको समझना है कि भाई इसका ऑर्डर क्या होगा, राइट। अगेन तुमको ये चेक करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, राइट, कितने नंबर ऑफ इसमें रो हैं। रो का चेक करो, इसमें तो एक ही रो हमको दिखाई दे रही है। और कॉलम कितनी है, देखो 1 2 3, और कॉलम कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी। मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, हमारा 1/3 का हो गया हमारा यहाँ पे ऑर्डर, राइट। तो एक बार मैं ये सारी चीजें आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भाई जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे। अरे क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, राइट। सो अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स कैसे होने चाहिए बच्चों, रियल नंबर होने चाहिए एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, राइट। तो नंबर्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम लिखते किस तरीके से हैं, इस तरीके से कुछ हम लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं दे आर नोन एज एलिमेंट्स, राइट। सो इनसाइड अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स जनरली क्या हो गया कि इनसाइड अ मैट्रिक्स, राइट। मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम जनरली एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। अब इस एलिमेंट्स के अंदर हमको मेनली आइडेंटिफाई क्या करना होता है, रो कौन है और कॉलम कौन है, राइट। एक्चुअली ये जो होगा ना आपको रो और कॉलम, ये आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट चैप्टर में भी, दैट इज डिटरमिनेंट्स, राइट। चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनेंट चैप्टर। तो उसमें भी ये क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कौन रो है और कौन कॉलम है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको जनरली क्या बोलते हैं बच्चों, हम रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है उसको जनरली हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉलम उसको हम कहते हैं, राइट। सो दिस इज
कि भाई इसमें कॉलम को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे और रो को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। रो को हम लिखते हैं m और कॉलम को हम हमेशा लिखते क्या है, n लिखते हैं। अब बात करते हैं फिर इसके ऑर्डर की बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको किस तरीके से लिखना होता है। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा कैसे आप लिखोगे, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। और एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीप्लाई है बट इसको हम पढ़ते क्या है, m बाय n, इसको हम रीड करते हैं m बाय n। कितनी हमारे पास रो हैं और कितनी हमारे पास कॉलम है। एग्जांपल के तौर पे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमें इसका ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर कैसे चेक कर लोगे, पहले नंबर ऑफ रो गिनोगे, नंबर ऑफ रो। तो देखो ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये हमारे पास क्या हो गई, तीसरी रो हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी होगी बच्चों, 3 हो गई। फिर हम कॉलम गिन लेंगे, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम और ये तीसरी कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 बाय 3 का हो गया, इसका यहाँ पे ऑर्डर हो गया, राइट। और एग्जांपल भी हम यहाँ पे देखो मैंने लिख के आपको बताए हैं कि जैसे हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ रो इसमें चेक करो कितनी है, ये पहली रो हो गई हमारे पास, ये हमारे पास दूसरी रो हो गई, राइट। तो इस हिसाब से चेक कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रो कितनी हो जा रही है बच्चों, 2 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रो हो जा रही है। और नंबर ऑफ कॉलम कितनी हो जा रही है, देखो 1 2 एंड 3। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम और ये हमारे पास कितनी, 3। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 बाय 3 का यहाँ पे ऑर्डर होगा। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि भाई a इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो रो हमारे पास कितनी है, देखो ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये हमारे पास क्या हो गई, तीसरी रो। तो टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी होगी बच्चों, 3 हो गई। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितनी हो गई, ये केवल एक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 बाय 1 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी के तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई एक ही एग्जांपल लिख देता हूँ कि a कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे रो कितनी है, रो है यहाँ पे केवल 1, तो इसलिए 1। और यहाँ पे कॉलम कितनी हमारे पास है, चेक करो 1 2 3, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 1 बाय 3 का हो गया, इसका हमारे पास ऑर्डर हो गया, राइट। अब देखो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे देखो ऑर्डर लिखा हुआ है, अब उसको आप और क्या कर सकते हो, देखो जो अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने होंगे, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो अगर मेरे को पता करने हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, m बाय n। m और n की मल्टीप्लाई करके ही पता कर सकते हैं कि भाई इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब mn। तो mn इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, m मल्टीप्लाई n या फिर m क्रॉस n हो गया। चेक करो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ 3 बाय 3 का ऑर्डर दिया हुआ, मतलब m क्रॉस n यहाँ पे दिया हुआ। तो देखो 3 3 जा कितना हो गया बच्चों, 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 9 इसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके फाइन, सो अभी हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हम पढ़ेंगे कि जो कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, तो A को जनरली हम ऐसे लिखते हैं Aij एंड ऑर्डर इज m क्रॉस n या फिर m बाय n इसको हम बोलेंगे। सो I ये क्या है, राइट। I मतलब क्या हुआ, I हुआ हमारा रो, I क्या हो गया हमारा रो, और J क्या हो गया हमारा कॉलम हो गया। तो ये जो A है, A को जनरली हम ऐसे भी देखो लिख सकते हैं कि A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ये जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला जो मेरा यहाँ पे एलिमेंट है, ये क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। बिकॉज जो I है, राइट, I है, I किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रो को। और जो J है, J किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को।
तो इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है। ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है। चूंकि देखो जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहीं क्या होगा, A1J होगा, ऐसे यहाँ पे क्या होगा A2J होगा, यहाँ पे कहीं ऐसे ही। अच्छा ये आगे अगर ऐसे आता जाए तो यहाँ पे कहीं ऐसा भी हो सकता है AI1 AI2 AI3, ऐसे यहाँ पे भी होगा कहीं AIJ, है ना, यहाँ पे कहीं ऐसा होगा। इसी तरीके से अगर इसको हम और आगे तक लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AM1 AM2 AM3 एंड इसको मैं और अगर आगे लेके जाऊं इस तरीके से तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली हमारी जो रो होगी उसका एलिमेंट क्या होगा A1N, क्योंकि N A2N AIN और इसी तरीके से यहाँ पे क्या मिलना चाहिए मेरे को AMN मिलना चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका ये क्या है, दिस इज अ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म यहाँ पे है। और ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है M क्रॉस N का, इसका क्या हो गया यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया। अच्छा अब ये जो I और J हैं, ये जो I और J हैं, यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो I और J हैं इसकी जो वैल्यू है, राइट, इसकी जो वैल्यू है वो भी बताया गया कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, राइट। I है दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट लेस देन एंड इक्वल टू किसके हो सकता है, M के हो सकता है। क्योंकि देखो I पहले कौन है M, पहले कौन है M है। इसी तरीके से जो J है J का भी ऐसे ही है, इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 बट लेस देन एंड इक्वल टू व्हाट, N हो सकता है, लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो सकता है, N हो सकता है। वेयर I और जो J हैं, I एंड J हैं, दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। ये किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कि भाई मैट्रिक्स में जब भी आप बनाएंगे किसी मैट्रिक्स को तो आपको मालूम होना चाहिए तो कौन सा मेरे को एलिमेंट बनाना है और ये एलिमेंट कौन सी कॉलम का है और कौन सी रो का है। तो ये चीजें हमको क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। चलो एग्जांपल के तौर पे देखो हम एक मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, कोई एक मैट्रिक्स हम बना के देखते हैं। मान लो हमारे पास एक कोई ऐसा क्वेश्चन है कि Aij इज इक्वल टू दिया हुआ 1/2 I माइनस 3j, है ना। ये क्या है, दिस इज अ जनरल फॉर्म, ये इसी तरीके से है ना, ये जनरल फॉर्म है किसकी, मैट्रिक्स की। ये क्या होगी हमारी जनरल फॉर्म होगी। और हमसे बोला गया कि भाई आप यहां से क्या कर दीजिए कि 3/2 ऑर्डर का 3/2 ऑर्डर का क्या बना दीजिए आप, एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना दीजिए। मतलब उसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रो है वो तो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 2 होनी चाहिए। बिकॉज M किसको रिप्रेजेंट करता है, M रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रोज एंड N रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो 3/2 का मैट्रिक्स है, तो मैं पहले यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक जनरल मैट्रिक्स बना लेता हूँ। देखो जनरल मैट्रिक्स मतलब मेरे पास क्या होनी चाहिए, 3 तो मेरे पास रो होनी चाहिए। तो देखो A11 A12 2 रो होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इतना ही केवल बनाऊंगा, है ना। 2 मेरे पास क्या होने चाहिए, केवल कॉलम होनी चाहिए। चलिए अब A21 A22 A31 और A32, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया हमारे पास जनरल फॉर्म हो गया कि भाई मेरे पास यहाँ पे तो क्या है, 3 तो मेरे पास रो हैं, 3 तो मेरे पास क्या है रो हैं, और 2 मेरे पास क्या है यहाँ पे कॉलम्स हैं। तो अब इसमें से इस जनरल फॉर्मूले को यूज करते हुए मुझे इनकी वैल्यूज सारी की सारी क्या करनी है, मेरे को निकालनी है। मान लो मेरे को A11 पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लो पहले मैं किसको कैलकुलेट करता हूँ, A11 को कैलकुलेट करता हूँ। तो देखो I की जगह मैंने 1 रखा, J की जगह मैंने कितना रखा, 1 रखा। तो ये कितना हो गया 1/2, 1 माइनस 3 बन जा 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, ये कितना हो गया हमारा -2 विच इक्वल्स टू 2/2। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो A11 की वैल्यू होगी वो कितनी मिली हमको, 1 मिली। तो देखो ऐसे ही एक मैं यहाँ पे वैल्यू रखते भी जा रहा हूँ कि भाई A11 है, उसकी वैल्यू हमको देखो कितनी मिल गई, 1 मिल गई, ठीक है। अब हम वैल्यू किसकी निकालते हैं, A12 की। मतलब I की जगह 1 रखो और J की जगह कितना रखो, 2 रखो।
देखो 1/2, आई की जगह हमने रखा 1 और जे की जगह हमने कितना रख दिया बच्चों, 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो देखो 1 - 6, 1 - 6 मतलब कितना हो गया -5, विच इक्वल्स टू 5/2। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों के a12 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू कितनी रख दी, a12 की वैल्यू रख दी 5/2 रख दी। ऐसे हमने वैल्यू निकाली a21 की, a21 मतलब i की जगह 2 रखो और j की जगह कितना रखो बच्चों, 1 रखो। तो 1/2, 2 - 3 मतलब कितना हो गया, 1/2 ही बन गया। इसका मतलब a21 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो a21 की वैल्यू मिल गई कितनी हमको, 1/2 मिल गई, है ना। तो इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकाल लो, a22 की वैल्यू निकाल लो। सो 1/2 मतलब i की जगह 2 रखो और j की जगह भी कितना रखो, 2 रखो। सो 1/2, 2 - 6 मतलब कितना हो गया, 4/2। इसका मतलब ये हुआ कि a22 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों, 2 मिल गई। तो a22 की जगह हम कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। ओके, अब तीसरी वैल्यू हमारी बची a31, a31 तो 1/2, i की जगह रखो 3 और j की जगह कितना रखो, ओनली 1 रखो। तो इससे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, a31 की वैल्यू मिलेगी। तो 1/2 और ये हो गया हमारा 3 - 3, इसका मतलब कितना हो गया हमारा 0/2। दैट मीन्स a31 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 0 आ गई, है ना। सो a31 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0 हो गई। अब हम किसकी वैल्यू रख लें, a32 मतलब क्या हुआ कि i की जगह रखो 3 और j की जगह कितना रखो, 2 रखो। तो ये कितना हो गया 1/2, 3 - 6 मतलब कितना मिल गया हमको, 3/2। दैट मीन्स a32 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3/2 यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 3/2 वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हमको क्या करना होता है, वैल्यूज कैलकुलेट करना होता है। बट बिफोर आपको क्या बना लेना है, ये एक स्ट्रक्चर बना लेना है, जनरल वाला स्ट्रक्चर बना लेना, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये हमको कौन सा मिल गया, 3/2 ऑर्डर का हमको क्या मिल गया, यहाँ पे मैट्रिक्स मिल गया। क्या देखो, 3 रो है हमारे पास। ये फर्स्ट रो हो गई R1, ये सेकंड रो हो गई R2 और ये हो गई हमारे पास थर्ड रो हो गई R3। तो देखो 3 हमारे पास रो और 2 हमारे पास कॉलम। चेक करो, ये हो गया C1 और ये हो गया हमारे पास C2। तो इस तरीके से हम जनरल फॉर्मूले को यूज करते हुए कोई भी ऑर्डर की हम क्या बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैट्रिक्स बना सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब अगर सपोज मान लो हमको दे दिया गया कोई एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है ना, कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। मान लो 1 2 B है, इसके 3 4 C है, यहाँ पे 5 6 और ये D है कि भाई 7 8, है ना। कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टाइसेस हैं, वर्टेक्स जो इस क्वाड्रिलेटरल्स के हैं, कि भाई इनको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के बताइए। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमको क्या दे दिया गया, क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है ना, कि भाई क्वाड्रिलेटरल को जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को आप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के बताइए। तो अब उसको हम कैसे लिखेंगे, राइट। तो देखो ए हमने सपोज कोई भी मैट्रिक्स ले ली, ए हमने क्या ले लिया, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया। तो तुम्हें क्या काम करना है, सिंपली कि भाई सपोज पहले x लिख लेना, फिर क्या लिख लेना तुमको, y लिख लेना। कैसे, देखो ये हो गया, पहले मैं x लिख रहा हूं सारे 1 3 5 एंड 7, ये क्या लिखे मैंने, x कोऑर्डिनेट लिखे। उसके बाद मैंने y कोऑर्डिनेट लिखना शुरू किया, 2 4 6 8। या तो ये फॉर्म बन सकती है ना। इसका ऑर्डर कितना हो गया, चेक करो, नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितनी है बच्चों, 2 नंबर ऑफ कॉलम है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो एक्स एक्सिस को हमने कैसे बनाया था, अभी वर्टिकली बनाया था। अभी अगर मैं कैसे बना दूं, हॉरिजॉन्टल ले लूं एक्स एक्सिस को, तो देखो कैसा हो जाएगा 1 3 5 7 2 4 6 8।
है ना, ये ऐसा भी बन सकता है। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर जरूर लिखना है ना, कोई भी मैट्रिक्स अगर आप लिख रहे हैं तो उसका ऑर्डर आप जरूर लिखें। ऑर्डर कितना हो गया चेक करो, इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं, 2 इज यहाँ पे नंबर ऑफ रो, और कॉलम कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में बना सकते हैं, है ना। चलो कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कोई मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप में भी आ सकता है, क्या कि भाई मान लो कोई एक फैक्ट्री है, एक ये दूसरी फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री है, यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ वुमेन काम कर रही हैं, है ना। वुमेन मान लो फैक्ट्री एक में 25 मेंस हैं और यहाँ पे सपोज 17 वुमेन्स काम कर रही हैं, और फैक्ट्री 2 में सपोज 20 मेन हैं और यहाँ पे 15 वुमेन्स हैं, है ना। कोई इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है। तो उसमें हमें किस तरीके से बनाना है, देखो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे। तो बाय अंडरस्टूड है कि भाई हम देखो सिंपली इसको क्या करेंगे, 25, 17, 20 और 15, और ऑर्डर क्या हो गया हमारा, 2/2 का हमारा हो गया ऑर्डर। क्यों हो गया, क्योंकि देखो 2 नंबर ऑफ रो हैं और 2 नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉलम्स हैं। बाय अंडरस्टूड क्या हो गया कि भाई ये जो कॉलम्स हैं, राइट, ये जो हमारा ये वैल्यू है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन वर्कर को, या फिर ऐसा समझ लें कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट्री 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड हमारी रो है, सेकंड रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट्री 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फर्स्ट रो में वो वर्कर हैं जो फैक्ट्री 1 में काम कर रहे थे, और सेकंड रो में वो वर्कर हैं जो फैक्ट्री 2 में काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं, राइट। एक चीज और मेरे को यहाँ पे बतानी थी आपको कि जब भी हम कोई लिखते हैं, सपोज कोई भी मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ये है Aij m क्रॉस n, है ना। तो यहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि जो नंबर्स हैं, डेफिनेशन में शुरुआत में बताया था कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स 2 फॉर्म बताए थे आपको, रियल एंड अपना कॉम्प्लेक्स, है ना। दो टाइप के नंबर के बारे में बताया था मैंने कि भाई यहाँ पे क्या बात होगी, रियल और कॉम्प्लेक्स की बात होगी। मैट्रिक्स में एक्चुअली दोनों नंबर यूज होते हैं, रियल नंबर भी यूज होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज होते हैं। बट अगर हम बात करें अपने एनसीईआरटी क्लास 12 की, ठीक है, क्लास 12 की अगर हम बात करें तो उसमें केवल कौन से नंबर यहाँ पे यूज किए गए हैं, रियल नंबर केवल यहाँ पे यूज किए गए हैं, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके फाइन, तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि भाई मैट्रिक्स जो होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला नंबर है कि भाई कॉलम मैट्रिक्स, राइट। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम हो, जिसके पास केवल एक कॉलम हो। एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स जैसे 1 2 3 4, है ना, ये एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई जिसके पास कितनी कॉलम है, केवल एक कॉलम है। ऑर्डर लिखना ना भूलें, इसका ऑर्डर कितना है, 4/1 का इसका ऑर्डर है। दूसरे नंबर पे है बच्चों रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में ऐसा है कि जिसके पास केवल एक रो हो, है ना, 1 रो होनी चाहिए उसके पास। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितनी रो है, केवल हमारे पास एक रो है, जिसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 1/4 का इसके पास क्या है, ऑर्डर है ना। एक रो है और 4 यहाँ पे कितनी है, कॉलम है। उसके बाद क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो m और n है ये दोनों कैसे हो, इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, m और n कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखें जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम भी हैं। मतलब ये कितने का है, 2/2 का मैट्रिक्स है। 2/2 का मैट्रिक्स है तो चेक करो यहाँ पे m और n की वैल्यू कैसी है, हमारे पास इक्वल है। उसके बाद है बच्चों देखो डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि मान लो एक हमारे पास यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स यहाँ पे होनी चाहिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे होनी चाहिए। कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी हो कि जिसमें 1 0 0 0 5 0
0 0 9। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हुई कैसी? डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स हुई? कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल्स हैं उनको अगर हम छोड़ दें, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो कैसे हैं? 0 है, और डायगोनल वाले एलिमेंट यहाँ पे 0 नहीं है। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के सिवाय सारे के सारे जो एलिमेंट्स हों वो अगर कैसे हो बच्चों? 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या है वो देखो। डायगोनल मैट्रिक्स ही है बट इसमें चेंज क्या है? मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे, राइट, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन तो फुलफिल करेगा। क्या फुलफिल करेगा? कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए। साथ ही साथ ये अपनी भी एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्या प्रॉपर्टी? कि जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स कैसे होने चाहिए बच्चों? इक्वल होने चाहिए। इक्वल कुछ भी हो सकता है बट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर कितना बच्चों? 3/3 का इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है? अगेन 3/3 का ऑर्डर है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये किस तरीके से होगी? यहाँ पे देखो, हमेशा जो डायगोनल होंगे वो हमेशा होंगे इक्वल, और इक्वल भी कैसे होंगे? ओनली 1। इक्वल भी कैसे होंगे? ओनली 1 होंगे। ओनली 1 के सिवाय कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर कभी आपके पास ऐसा दिखाई देता है कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इक्वल भी हैं और 1 है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल ओनली इक्वल है और बाकी सब 0 हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को कहा जाएगा बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है और बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को कहा जाएगा बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। सो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ टॉक अबाउट द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है बच्चों कि यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 होंगे, राइट। यहाँ पे सभी के सभी एलिमेंट कैसे होंगे बच्चों? 0 होंगे, है ना। 3/3 की ये मैट्रिक्स है और 3/3 की ये भी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा? सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे बच्चों? 0 होंगे। अच्छा, एक और मैट्रिक्स में तुमको बताना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे देखो हमें को नहीं बताई गई है। ठीक है, वो कैसी? देखो, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में कहा गया था कि भाई m इज इक्वल टू कितने होता है? n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ये मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कि भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है ना? कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m और n की वैल्यू इक्वल ना हो। सिंपल, जिसमें m और n की वैल्यू कैसी ना हो? इक्वल ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब ऐसा समझ लो 1 2 3 एंड 4 5 6। देख लो यहाँ पे m और n कैसे हैं? अनइक्वल हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 2/3 का इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इसको नहीं कहा गया है, बट मैट्रिक्स का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें क्या कहा गया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको आप किस फॉर्म में रखेंगे? हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप उसको रखेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारे लिए क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सो हम बोल रहे हैं कि एनी टू मैट्रिक्स A is equal to Aij and B is equal to Bij, ठीक है, are said to be equal। दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं इफ, कंडीशन क्या है बच्चों? वो देखो, दे आर in
सेम ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि सपोज एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है सपोज 2/3 का, तो दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2/3 का होना चाहिए। ठीक है, इनका ऑर्डर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 2 बात कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A and matrix B are equal, राइट। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे मैंडेटरी हैं किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए। कि सबसे पहली कंडीशन क्या बताएगी, दे आर इन सेम ऑर्डर, राइट, कि उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बताएगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का, वो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आपको प्रूव करने के लिए कभी नहीं आता इसमें कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स को आपको इक्वल प्रूव करना है। आपको जनरली देखो क्वेश्चन कैसा आता है, मैं बोलता हूं कि भाई A इज इक्वल टू सपोज कोई मैट्रिक्स है 3x 2y, या फिर मान लो y को सपोज हम यहाँ लिख लेते हैं y और 2, और कोई B मैट्रिक्स है 3 7 5 2। ठीक है, और हमको गिवन है, देखो ऐसा गिवन है कि A इज इक्वल टू क्या है, B है। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू किसके, मैट्रिक्स B के इक्वल है। तो आप x की और y की वैल्यू आप फाइंड आउट करके हमको बताइएगा। तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों मैट्रिक्स को रख लीजिए इक्वल, दोनों मैट्रिक्स को आप रख लीजिए इक्वल। अब इक्वल रख लेंगे तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको कंपेयर कर लीजिए। देखो यहाँ पे x है, कौन सा है ये, A12, और इधर A12 कितना है, 7 है। तो इसका मतलब डायरेक्टली x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 7 मिल गई। ठीक है, यहाँ पे A21 कितना है, y है, यहाँ पे A21 कितना है, 5 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई बच्चों, 5 मिल गई। तो इस तरीके से हमको इस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर क्या आता है, क्वेश्चन आता है, राइट। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि भाई कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनमें से किस तरीके से हम किसी अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।